हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट एक्सलेंस। अपन बात करें नेटवर्क थ्योरी और नेटवर्क थ्योरी का आज सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अपन स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है ट्रांजिएंट एनालिसिस। नेटवर्क थ्योरी का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर यही है और इस टॉपिक से हर साल एक क्वेश्चन आना ही आना है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, चाहे ईसी हो, चाहे आईएन हो। तीनों में एक क्वेश्चन तो इस टॉपिक से बनता ही बनता है और ट्रांजिएंट एनालिसिस आपको बहुत हेल्प करेगा। एनालॉग में भी ट्रांजिएंट आएगा, ओपन के साथ वो ऐड करके ट्रांजिएंट के क्वेश्चन बहुत अच्छे बनाता है। तो ट्रांजिएंट एनालिसिस पे आपकी कमांड होनी चाहिए। लेकिन ये चैप्टर अपने जितना हार्ड मानते उतना हार्ड नहीं है। ये सब थोड़ा दो चार कंसेप्ट है, इसके अंदर 5 to 6 कंसेप्ट है। अगर वो कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए ना, तो इस चैप्टर में ज्यादा थ्योरी नहीं है, इस चैप्टर में ज्यादा प्रैक्टिस है। लोग पता नहीं इस चैप्टर में थ्योरी क्यों पढ़ाते हैं। थ्योरी थ्योरी नाम का कोई चैप्टर है ही नहीं। एक ओनली ट्रांजिट इक्वेशन है, उस ट्रांजिट इक्वेशन पे आपको कमांड होनी चाहिए। वो ट्रांजिट इक्वेशन अपन किसी फर्स्ट ऑर्डर सर्किट पे कैसे अप्लाई करते हैं, उसका हर टर्म की वैल्यू कैसे निकालते हैं, कब स्टेडी स्टेट डोमेन आता है, कब ट्रांजिट स्टेट में नेटवर्क होता है, वो सारी बातें 5 to 6 कंसेप्ट के अंदर ये सारा चैप्टर अपना पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अपन कुछ बेसिक बातें करते हैं, जो अपन ने फर्स्ट चैप्टर में बात की थी। इन इंडक्टर और कैपेसिटर की प्रॉपर्टीज भी यहाँ यूज होगी। तो सबसे पहले अपन इंडक्टर और कैपेसिटर की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी की बात करते हैं, फिर अपन ट्रांजिट इक्वेशन की बात करेंगे और फिर अपन क्वेश्चन के हेल्प से समझेंगे इस चैप्टर को कि ट्रांजिट इक्वेशन को एक एक नेटवर्क पे कैसे अप्लाई करते हैं, वो सारी बातें, और किसी नेटवर्क का टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, कब वो नेटवर्क स्टेडी स्टेट में होगा, कब वो नेटवर्क है ना मतलब ट्रांजिएंट डोमेन के अंदर होगा, कब स्टेडी स्टेट डोमेन में होगा, वो सारी बातें अपन इस चैप्टर में करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन ट्रांजिट एनालिसिस इस चैप्टर को आज स्टार्ट करेंगे। तो आप हेडिंग डालो ट्रांजिएंट एनालिसिस। इस चैप्टर में थ्योरी कुछ नहीं, इस चैप्टर में ओनली प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस है और प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस से ही इस चैप्टर पे कमांड आती है। वो सबसे सबसे कम थ्योरी, अगर नेटवर्क थ्योरी में कोई चैप्टर है तो इस चैप्टर में कुछ भी थ्योरी नहीं है। एक इक्वेशन है और उस इक्वेशन पे आपको अप्लाई करना आना चाहिए नेटवर्क पे, बस यही है। और उस इक्वेशन का हर एक टर्म का आपको मतलब आना चाहिए कि इस टर्म का क्या मतलब होता है, इस टर्म का क्या मतलब होता है, टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, वो सारी बातें आपको आनी चाहिए। सबसे पहले अपन ट्रांजिएंट एनालिसिस पढ़ने से पहले जो अपन ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, इंडक्टर और कैपेसिटर की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, थोड़ी उसकी बात कर लेते हैं क्योंकि वो प्रॉपर्टीज भी यहाँ यूज होगी। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ इंडक्टर की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। इंडक्टर की बात अपने फर्स्ट चैप्टर में बहुत डिटेल से की है, लेकिन इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की बात अपन यहाँ करते हैं। इंडक्टर का आईवी रिलेशन कैसा होता है, ये कितनी एनर्जी स्टोर करता है, एनर्जी स्टोर भी कर सकता है, डिलीवर भी कर सकते हैं, एब्जॉर्ब भी कर सकता है, वो सारी बातें अपन ने फर्स्ट चैप्टर में की थी। लेकिन इसकी कुछ प्रॉपर्टी जो अपन के ट्रांजिट एनालिसिस में यूज होगी, अपन यहाँ पर ओनली उसी की बात करने वाले हैं। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, इंडक्टर की फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि इंडक्टर टाइम के अंदर सडन चेंज को, इंडक्टर करंट के अंदर सडन चेंज को अलाउ नहीं करता है। इंडक्टर का आईटी ग्राफ यानी करंट और टाइम के बीच का ग्राफ कभी भी डिसकंटिन्यूअस नहीं हो सकता है। ये बात बोलता हूं प्रैक्टिकली। अपन थ्योरेटिकली तो मैंने बता दिया था, अगर मैं किसी इंडक्टर के अक्रॉस एक इंपल्स वोल्टेज अप्लाई करूंगा ना, तो उससे करंट में अब्रप्ट चेंज पॉसिबल है। लेकिन अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं, और इस चैप्टर में अपन को प्रैक्टिकली ही बात करनी है, अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं तो किसी भी इंडक्टर का आईटी ग्राफ डिसकंटिन्यूअस नहीं हो सकता है, और किसी भी इंडक्टर से फ्लो होने वाली करंट में अब्रप्ट डिसकंटिन्यूटी कभी भी अपर नहीं हो सकती है, कभी भी अकर नहीं होगी। इंडक्टर के आईटी ग्राफ कभी भी डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा। अगर आपको वो कोई बोले ये कोई एक इंडक्टर से फ्लो होने वाली करंट वर्सेज टाइम का ग्राफ कोई खींच के आपको ऐसा बोल दे कि ये ग्राफ पॉसिबल है या नहीं है, कि मान लो मैंने ये टाइम इंस्टेंट मान लिया t इक्वल टू 2 सेकेंड मान लिया, और यहाँ पर इसकी वैल्यू मैंने मान ली करंट की, किसी इंडक्टर से फ्लो होने वाली करंट मान लो इधर है 1 एम्पियर और इस टाइम है 2 एम्पियर। कितनी है? 2 एम्पियर। तो इस चीज को क्या बोलते हैं? इस चीज को बोलते हैं अब्रप्ट डिसकंटिन्यूटी, या इसको बोला जाता है सडन चेंज। ये आईटी ग्राफ क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। थ्योरेटिकली बात करता हूं तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली किसी भी इंडक्टर का आईटी ग्राफ इस तरीके का नहीं मिल सकता है। किसी भी इंडक्टर का आईटी ग्राफ हमेशा कंटिन्यूअस ही मिलेगा, क्योंकि इंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है इंडक्टेंस।
जो कि उसके अंदर सडन चेंज का अपोज करती हैं। तो इंडक्टर के अंदर कभी भी सडन चेंज पॉसिबल नहीं है। अगर मैं इधर बात करता हूं और आपको पूछूं आई ऑफ 2 माइनस कितना है, यानी 2 से थोड़ा सा कम पे इसकी आई की कितनी वैल्यू है, तो आप बताओगे 1 एम्पियर। मैं कहूंगा आई ऑफ 2 प्लस कितनी है, तो आप कहोगे 2 से जस्ट थोड़ा सा आगे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी करंट की, आई एल की बात कर रहा हूं मैं, ये कितनी हो जाएगी 2 एम्पियर हो जाएगी। तो इन इक्वेशन की मदद से मैं ऐसे बोल सकता हूं आई एल ऑफ 2 माइनस इज नॉट इज इक्वल टू आई एल ऑफ 2 प्लस, यानी आई टी ग्राफ टी इक्वल टू 2 पे क्या है, डिसकंटिन्यूस है। और ये डिसकंटिन्यूटी कभी भी इंडक्टर के आई टी ग्राफ में कभी भी अकर नहीं हो सकती हैं, कभी भी अपीयर नहीं हो सकती हैं। ये एक रॉन्ग रिलेशन है। यानी अगर मैं बात करता हूं प्रैक्टिकली, किसी भी इंडक्टर का आईटी ग्राफ ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये अपनी फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि इंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको इंडक्टेंस बोला जाता है, और इंडक्टेंस इंडक्टर से फ्लो होने वाली करंट में सडन चेंज का क्या करती हैं, अपोज करती हैं। तो मैं इंडक्टर के फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू किसी भी टाइम इंस्टेंट टी नोट माइनस पे हमेशा टी नोट प्लस के इक्वल होगी। ये इंडक्टर की फर्स्ट प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी आनी चाहिए। यानी अगर मैं प्रैक्टिकली बात करता हूँ, थ्योरेटिकली तो कुछ भी हो सकता है। थ्योरेटिकली तो मैं अगर किसी इंडक्टर के एक मतलब एक्रॉस एक इंपल्स वोल्टेज अपेयर कर देता हूं तो उसमें सडन चेंज पॉसिबल होता है। लेकिन यहाँ अपन थ्योरेटिकल बात नहीं कर रहे हैं। इंपल्स सिग्नल इम्प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकली इंपल्स सिग्नल को जनरेट अपन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ मैं बात करता हूँ प्रैक्टिकली किसी भी इंडक्टर की करंट टी नोट माइनस पे, टी नोट कुछ भी हो सकता है, एट रैंडम इंस्टेंट टी नोट माइनस पे टी नोट प्लस के इक्वल होगी। ये इंडक्टर की फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि इंडक्टर डज नॉट अलाउ सडन चेंज इन करंट फ्लोइंग थ्रू इट। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। सेकंड प्रॉपर्टी है इंडक्टर की, ये है कि फॉर डीसी सोर्सेज, कैसे सोर्सेज, फॉर डीसी सोर्सेज अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन, for DC sources under steady state condition, inductors acts as a source circuit। यानी डीसी सोर्सेज के लिए किस कंडीशन में, स्टेडी स्टेट कंडीशन में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ट्रांजिएंट कंडीशन में नहीं, ओनली स्टेडी स्टेट कंडीशन में इंडक्टर शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेवियर करेगा। ये सेकंड प्रॉपर्टी है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि फॉर डी, अगर अपन क्या बोलते हैं, अगर नेटवर्क के अंदर ओनली डीसी सोर्सेज कनेक्टेड हैं, क्या नेटवर्क के अंदर ओनली डीसी सोर्सेज कनेक्टेड है और नेटवर्क अगर स्टेडी स्टेट के अंदर है तो अपन इंडक्टर को शॉर्ट सर्किट कर सकते हैं। अब ये बात आती है ट्रांजिट में स्टेडी स्टेट कब होगा, ये अगर मेरे को पता चल जाए तो मैं स्टेडी स्टेट के अंदर इंडक्टर को क्या कर दूंगा, शॉर्ट सर्किट करूंगा। मान लो कोई एक नेटवर्क है जिसके अंदर ओनली एक ही स्विच लगा हुआ है। अपन बहुत सारी बात करेंगे, अपन किसी नेटवर्क के अंदर मतलब 2 स्विच लगे होंगे तो उनकी भी बात करेंगे। लेकिन अभी मैं ऐसे नेटवर्क के मैं बात कर रहा हूं जिसके अंदर ओनली एक ही स्विच लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, चाहे वो स्विच क्लोज हो रहा हो, टी मान लो टी इक्वल टू 0 पर, चाहे वो स्विच क्लोज हो रहा हो और चाहे या ओपन हो रहा हो, दोनों की बात कर रहा हूं। मान लो कोई एक नेटवर्क है, डीसी नेटवर्क है, कैसा नेटवर्क है, डीसी नेटवर्क है, और जिसके अंदर स्विच कनेक्टेड है और टी इक्वल टू 0 पे वो स्विच या तो क्लोज हो रहा है या ओपन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। ओनली वन स्विच की बात कर रहा हूं, नेटवर्क के अंदर ओनली वन स्विच है, टू नहीं है। टू होगी तो मैं आगे बात करूंगा। नेटवर्क के अंदर कभी कभी है ना 2 स्विच, कभी कभी 3 स्विच भी होते हैं। वो सारे अपन क्वेश्चन के थ्रू आउट क्वेश्चन के माध्यम से बहुत अच्छे से समझेंगे। जब नेटवर्क के अंदर 2 स्विच होंगे तो क्या करेंगे, 3 स्विच होंगे तो क्या करेंगे, हर स्विच कब ऑपरेट हो रहा है, अलग अलग इंस्टेंट पे ऑपरेट होगा, तो वो सारी बातें अपन आगे जाके करेंगे। लेकिन अभी मैं ओनली मान लो एक नेटवर्क है जिसके अंदर ओनली वन स्विच है जो टी इक्वल टू 0 पे क्या ऑपरेट हो रहा है, या तो क्लोज हो रहा है या ओपन हो रहा है, इसकी बात अपन कर रहे हैं। तो ये t इक्वल टू 0 इंस्टेंट पे क्या हो रहा है, स्विच क्लोज हो रहे हैं, ओपन हो रहे हैं। तो हमेशा जिस इंस्टेंट पे ये स्विच क्लोज या ओपन हो रहा है उससे जस्ट पहले t इक्वल टू 0 माइनस पे वो सर्किट अपने पास स्टेडी स्टेट के अंदर ही होगा। किसमें होगा, अगर किसी नेटवर्क के अंदर ओनली वन स्विच है और जो t इक्वल टू 0 पे ऑपरेट हो रहा है, या तो क्लोज हो रहा है या ओपन हो रहा है,
तो t इक्वल टू 0 माइनस में सर्किट में क्या होगा, सर्किट स्टेडी स्टेट के अंदर ही होगा। डीसी नेटवर्क की बात करता हूं, और इस टाइम आप इंडक्टर को शॉर्ट सर्किट कर सकते हो, और t इक्वल टू इंफिनिटी पे स्विचिंग इंस्टेंट अगर t इक्वल टू 0 है, तो t इक्वल टू 0 के जस्ट बाद तो क्या आ जाएगी, उस सर्किट के अंदर ट्रांजिएंट स्टेट होगी। लेकिन t इक्वल टू इंफिनिटी पे बहुत बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड के बाद अपन का सर्किट वापस किस में आ जाएगा, स्टेट। t इक्वल टू 0 पे उस सर्किट की स्टेडी स्टेट क्या होगी, डिस्टर्ब होगी। t इक्वल टू इंफिनिटी पे वो सर्किट वापस क्या स्टेडी स्टेट के अंदर आ जाएगा। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अगर नेटवर्क के अंदर ओनली एक स्विच है जो कि t इक्वल टू 0 पे ऑपरेट हो रहा है, तो t इक्वल टू 0 माइनस पे जहां पर अपन का स्विचिंग कब हो रही है, स्विचिंग एक्शन t इक्वल टू 0 पे हो रहा है, तो t इक्वल टू 0 माइनस पे अपन सर्किट को स्टेडी स्टेट में मान के चलेंगे। अपन ये मान के चलेंगे कि सर्किट किसके अंदर है, स्टेडी स्टेट के अंदर है। और t इक्वल टू 0 पे उसकी स्टेडी स्टेट क्या हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है। t इक्वल टू 0 माइनस पे स्टेडी स्टेट के अंदर है। जैसे ही मैंने स्विचिंग एक्शन परफॉर्म करूंगा, वो मेरी स्टेडी स्टेट क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। सर्किट किसके अंदर आ जाएगा, ट्रांजिएंट स्टेट के अंदर आ जाएगा। तो t इक्वल टू ग्रेटर देन 0, 0 से ज्यादा और इंफिनिटी से कम, इस इंस्टेंट के इस दौरान सर्किट मेरा किस में होगा, ट्रांजिएंट स्टेट में होगा। किस में होगा, ट्रांजिएंट स्टेट में। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। यहां मेरा सर्किट ट्रांजिएंट स्टेट में रहेगा, यहां मेरा स्टेडी स्टेट में रहेगा, और t इक्वल टू इंफिनिटी पे सर्किट वापस क्या करेगा, वापस स्टेडी स्टेट को अचीव कर लेगा। देखो t इक्वल टू 0 पे सर्किट क्या होगा, स्टेडी स्टेट में होगा। यहां पर आप इंडक्टर को क्या कर सकते हो, शॉर्ट सर्किट कर सकते हो। मैं ओनली एक डीसी नेटवर्क की बात करता हूं, ट्रांजिएंट एसी नेटवर्क में भी होता है, वो अपन आगे जाके बात करेंगे। यहां मैं ओनली एक डीसी ट्रांजिएंट की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं, डीसी ट्रांजिएंट की बात कर रहा हूं। अगर मेरा स्विचिंग एक्शन t इक्वल टू 0 पे परफॉर्म हो रहा है, नेटवर्क के अंदर ओनली वन स्विच है जो कि t इक्वल टू 0 पे ऑपरेट हो रहे हैं, t इक्वल टू 0 माइनस पे क्या होगा, स्टेडी स्टेट होगा। t इक्वल टू 0 पे क्या होगा, स्टेडी स्टेट डिस्टर्ब होगा। क्या होगा, स्टेडी स्टेट डिस्टर्ब होगा। और t इज ग्रेटर देन 0 लेस देन इंफिनिटी तक मेरा सर्किट किस में होगा, ट्रांजिएंट स्टेट में होगा। और इंफिनिटी पे ये सर्किट वापस क्या करेगा, स्टेडी स्टेट को अचीव कर देगा। और इधर भी आप इंडक्टर को क्या कर सकते हो, शॉर्ट सर्किट। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। ये अपनी इंडक्टर की प्रॉपर्टी हो गई पूरी। और आई होप ओनली एक सिंगल स्विच वाले नेटवर्क में आपको स्टेडी स्टेट और ट्रांजिएंट स्टेट के बारे में पता लग जाएगा। यहां तक आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब अपन बात करते हैं कैपेसिटर की प्रॉपर्टी। किसकी, कैपेसिटर के बारे में अपन बहुत डिटेल से पढ़ा, और ये एलिमेंट भी बहुत कंसेप्ट वाला है, मजा आता है इसको पढ़ने में। और इसकी प्रॉपर्टी की बात करता हूँ। फर्स्ट प्रॉपर्टी, कैपेसिटर क्या करता है, अपने एक्रॉस वोल्टेज में किसी भी इंस्टेंट की बात करता हूं, तो अपने वोल्टेज में सडन चेंज को कभी भी अलाउ नहीं करता है। किसी भी कैपेसिटर का वीटी ग्राफ हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। किसी भी कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज में सडन चेंज पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, थ्योरेटिकली पॉसिबल है। अगर मैं कैपेसिटर के अंदर इंपल्स करंट फ्लो अगर मान लो करवा दूं, तो जिस इंस्टेंट पे मैं इंपल्स करंट फ्लो मतलब करवाता हूं, वहां सडन चेंज आ जाएगा। वरना हमेशा ऑलवेज किसी भी कैपेसिटर के अक्रॉस वीटी ग्राफ हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। और वीसी टी नॉट माइनस की वैल्यू हमेशा वीसी टी नॉट प्लस के इक्वल होती है। ये बात प्रैक्टिकली है, थ्योरेटिकली अपन कुछ भी कर सकते हैं। इंपल्स सिग्नल एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट, एक अपन सोच सकते हैं इंपल्स करंट, लेकिन इंपल्स करंट को जनरेट करना पॉसिबल नहीं है। उसका मैग्नीट्यूड इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी मैग्नीट्यूड की करंट को प्रैक्टिकली जनरेट करना पॉसिबल नहीं है। वो ओनली एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। यहाँ उसकी बात अपन नहीं करेंगे। यहाँ बात करेंगे कि किसी भी कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज में सडन चेंज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कैपेसिटर की प्रॉपर्टी होती है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या करती है, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज में सडन चेंज को अलाउ नहीं करती है। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। और ये प्रॉपर्टी मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूरे ट्रांजिएंट में यूज होगी ये प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी है वही फॉर डीसी सोर्सेस अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन
कैपेसिटर एक्स एज एन ओपन सर्किट, वो पीछे वाला सेम बात है। इंडक्टर, जहां इंडक्टर मिलेगा उसको मैं कर दूंगा शॉर्ट सर्किट, और जहां मेरे को कैपेसिटर मिलेगा उसको अपन कर देंगे ओपन सर्किट। फर्स्ट कंसेप्ट तो ये होता है, आपको इंडक्टर और कैपेसिटर की प्रॉपर्टी जानी चाहिए। पूरे ट्रांजिट एनालिसिस में 5 to 6 कंसेप्ट हैं। पूरे कितने कंसेप्ट हैं? 5 to 6 कंसेप्ट आप अच्छे से सीख लो। ट्रांजिएंट का एक भी क्वेश्चन गलत हो जाए, मैं प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, एक भी क्वेश्चन आपसे गलत हो जाए तो मेरे से मिल लेना। एक भी क्वेश्चन नहीं, अगर 5 to 6 कंसेप्ट पे आपकी अच्छे से कमांड होनी चाहिए। ये अपना फर्स्ट होगी प्रॉपर्टीज ऑफ इंडक्टर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कैपेसिटर। सेकंड बात होती है, ये एक ट्रांजिट इक्वेशन में आपको लिखा रहा हूं, इस ट्रांजिट इक्वेशन पे ही अपन को प्रैक्टिस करनी है। तो आपको लिखना है वोल्टेज या फिर करंट रेस्पॉन्स, क्या वोल्टेज या करंट रेस्पॉन्स ऑफ एनी ब्रांच, कोई भी ब्रांच of any branch of a first order फर्स्ट ऑर्डर के अंदर या तो आरएल आएगा या आरसी सर्किट आएगा। क्या आएगा? या तो आरएल सर्किट आएगा या आरसी सर्किट आएगा। ये स्टेटमेंट क्या है? वोल्टेज या करंट रेस्पॉन्स, क्या या तो वोल्टेज या फिर करंट का रेस्पॉन्स किसी भी ब्रांच का, ऑफ एनी ब्रांच ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर आरएल या आरसी सर्किट विथ फाइनाइट टाइम पीरियड। उस सर्किट का टाइम पीरियड क्या होना चाहिए? फाइनाइट होना चाहिए, विथ फाइनाइट टाइम। अभी मैं बताऊंगा टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, सारी बातें अपन बताएंगे। पहले अपन स्टेटमेंट लिख देते हैं कि वोल्टेज या करंट रेस्पॉन्स किसी भी ब्रांच का, कैसे नेटवर्क का? फर्स्ट ऑर्डर नेटवर्क का। फर्स्ट ऑर्डर नेटवर्क किसे बोला जाता है? एक ऐसा नेटवर्क जिसके अंदर ओनली वन स्टोरेज एलिमेंट हो। क्या होना चाहिए? ओनली वन स्टोरेज एलिमेंट हो। तो ऐसे सर्किट को अपन बोला जाता है फर्स्ट ऑर्डर सर्किट। स्टोरेज एलिमेंट मतलब इंडक्टर या कैपेसिटर, यानी एक ऐसा नेटवर्क जिसके अंदर ओनली वन इंडक्टर या वन कैपेसिटर लगा हो, उसको बोला जाता है फर्स्ट ऑर्डर सर्किट। क्या बोला जाता है? फर्स्ट ऑर्डर सर्किट। आपको पूछे फर्स्ट ऑर्डर सर्किट क्या है, तो आपको लिखना है कि एक ऐसा सर्किट जिसके अंदर ओनली वन स्टोरेज एलिमेंट हो। क्या होना चाहिए? ओनली वन स्टोरेज एलिमेंट हो, चाहे वो कैपेसिटर हो चाहे इंडक्टर हो, लेकिन होना वन चाहिए। देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, मान लो अगर आपको ऐसा कोई दे दे, ये कोई मान लो एक है ना नेटवर्क दे और ऐसे दे दे, मान ले आपको 2 कैपेसिटर दे दे, तो बताओ ये फर्स्ट ऑर्डर होगा या सेकंड ऑर्डर? ऐसे मत कहना यहाँ पर 2 स्टोरेज एलिमेंट है तो सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर नहीं, अगर आप इनको हटा के इनके इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर सकते हो। क्या? अगर आपको नेटवर्क के अंदर 2 कैपेसिटर दे दे, मतलब इंडक्टर और कैपेसिटर है ना नहीं दे सकता, अगर इंडक्टर भी दे दे कैपेसिटर भी दे दे तो वो फिक्स है, अगर वो क्या हो जाएगा? सेकंड ऑर्डर हो जाएगा। अगर आपको 2 कैपेसिटर दे दे या आपको 3 कैपेसिटर एक नेटवर्क के अंदर दे दे और उनका आप इक्विवेलेंट निकाल सकते हो, तो वो किस में होगा? फर्स्ट ऑर्डर में होगा। ये कंसेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको समझना होना चाहिए। यानी फर्स्ट ऑर्डर सर्किट किससे बोला जाता है? एक ऐसा सर्किट जिसके अंदर ओनली एक ही स्टोरेज एलिमेंट हो। स्टोरेज एलिमेंट किसको बोला जाता है? या तो कैपेसिटर या इंडक्टर को अपन नेटवर्क थ्योरी में स्टोरेज एलिमेंट बोलते हैं। तो ओनली वन स्टोरेज एलिमेंट होना चाहिए। लेकिन कभी कभी अगर आपको नेटवर्क में ऐसे, आपको अगर सीरीज के अंदर 2 कैपेसिटर कनेक्ट करके ऐसा नेटवर्क दे दे मान लो, तो ऐसे मत सोचना ये सेकंड ऑर्डर है, नहीं। अगर इनका इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, अगर अगर आपको 2 कैपेसिटर दे उनका आप इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर सकते हो, तो वो नेटवर्क किस में होगा? वो नेटवर्क की फर्स्ट ऑर्डर ही होगा। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। यानी फर्स्ट ऑर्डर अपन किसको बोलते हैं? वो नेटवर्क जिसके अंदर ओनली वन स्टोरेज एलिमेंट हो, यानी ओनली वन कैपेसिटर हो या फिर ओनली वन इंडक्टर हो। यानी 2 कैपेसिटर दे सकता है, अगर आप उनका इक्विवेलेंट निकाल के, आप इक्विवेलेंट निकालना आता ही होगा, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, सीरीज में दे देंगे या पैरेलल में दे देंगे, कैसा भी कनेक्शन में दे देंगे, आप अगर उनका इक्विवेलेंट निकाल के ओनली एक वन कैपेसिटर से रिप्लेस कर सकते हो, तो नेटवर्क के अंदर 2 या 3 कैपेसिटर होने के बावजूद भी वो फर्स्ट ऑर्डर भी गिना जाएगा। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। फर्स्ट ऑर्डर किससे बोला जाता है? वो सर्किट जिसके अंदर ओनली इफेक्टिव मतलब जिनका इफेक्ट निकाल सकते हो, जिनका इक्विवेलेंट निकाल सकते हो, ऐसा नेटवर्क जिसके अंदर इफेक्टिव ओनली वन ही स्टोरेज एलिमेंट हो, या वो इंडक्टर होगा या कैपेसिटर होगा। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा।
यानी वोल्टेज या करंट रेस्पॉन्स ऑफ एनी ब्रांच, कौन सी भी ब्रांच के अंदर कौन से सर्किट का, फर्स्ट ऑर्डर सर्किट का, विथ फाइनाइट टाइम पीरियड होना चाहिए। मतलब उसका टाइम पीरियड क्या होना चाहिए, फाइनाइट। फाइनाइट के अंदर जीरो भी नहीं आता और इन्फिनिटी भी नहीं आता है, जीरो और इन्फिनिटी के बीच में कुछ फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए। अगर किसी सर्किट का टाइम पीरियड जीरो आ जाता है या किसी सर्किट का टाइम पीरियड इंफिनिटी आ जाता है, वहां पर भी ये ट्रांजिएंट इक्वेशन अभी मैं लिखूंगा वो यूज नहीं होगी। वो कहां यूज होगी, कोई भी वोल्टेज हो चाहे करंट हो, सब जगह लागू होगी। सर्किट कैसा होना चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर होना चाहिए, या तो आरएल होगा या आरसी सर्किट होगा। उस सर्किट का टाइम पीरियड क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, इज गिवन बाय। ये इक्वेशन आपको ध्यान होनी चाहिए और इस इक्वेशन के कुछ कंडीशन है। सर्किट फर्स्ट ऑर्डर होना चाहिए। फर्स्ट ऑर्डर मतलब उस सर्किट के अंदर दो इंडक्टर होंगे ना, अगर आप उन इंडक्टर का इक्विवेलेंट निकाल के उस मतलब दोनों इंडक्टर को एक इंडक्टर से रिप्लेस कर सकते हो तो वो सर्किट फर्स्ट ऑर्डर ही गिना जाएगा। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। और उस सर्किट का टाइम पीरियड क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। अभी मैं आगे बताऊंगा टाइम पीरियड अपन कैसे निकालते हैं, आरएल सर्किट का टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, आरसी सर्किट का टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, वो अपन आगे बात करेंगे। लेकिन टाइम पीरियड क्या होना चाहिए उस सर्किट का, फाइनाइट होना चाहिए। तब अपन उसकी इंपल्स या करंट रेस्पॉन्स की इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, मैं एफटी से लिखता हूं क्या, एफ की जगह वोल्टेज भी हो सकता है, करंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मैं एफटी से लिखता हूं। मैं ले रहा हूं केस नंबर 1, केस नंबर 1 ले रहा हूं, जिसके अंदर मैं ये एज्यूम करके ले रहा हूं स्विचिंग इंस्टेंट, स्विचिंग इंस्टेंट एज्यूम करके चल रहा हूं t इक्वल टू 0। क्या एज्यूम करके चल रहा हूं, मेरा स्विचिंग इंस्टेंट है t इक्वल टू 0 है। ये कोई जरूरी नहीं मेरा स्विचिंग स्टेट किसी नेटवर्क के अंदर t इक्वल टू 0 भी हो, कुछ भी हो सकता है, t इक्वल टू 2 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, +5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन फर्स्ट केस में ले रहा हूं स्विचिंग इंस्टेंट क्या है मेरा, t इक्वल टू 0 है। तब मेरी इक्वेशन क्या बनेगी, ये f ले रहा हूं, f की जगह आप वोल्टेज भी ले सकते हो, करंट भी ले सकते हो, दोनों ले सकते हो। तो इक्वेशन क्या बनेगी, एफ टी इक्वल टू एफ ऑफ इंफिनिटी प्लस एफ ऑफ 0 प्लस माइनस एफ ऑफ इंफिनिटी e की पावर माइनस टी अपॉन टू। ये इक्वेशन इज वैलिड फॉर t इज ग्रेटर देन 0। t इज ग्रेटर देन 0 पर ये इक्वेशन वैलिड है और ये इक्वेशन आपको याद रखनी है। इसी इक्वेशन पे आपको प्रैक्टिस करनी है। सारे क्वेश्चन जो भी अच्छे क्वेश्चन बनेंगे ना वो इसी इक्वेशन से होके गुजरेंगे। ये इक्वेशन अगर आप कभी इक्वेशन भूल जाओ तो कुछ नहीं करना, यहाँ पर आपको t इक्वल टू इन्फिनिटी रख के इसको एक बार लिख देना। लिखने के बाद अगर आपको डाउट है कि मैंने ये पहले लिख देंगे अपन, कभी ये बाद में लिख देंगे, कभी आपको डाउट लगे कि ये इक्वेशन सही हो सकती है, गलत भी हो सकती है, तो यहाँ t इक्वल टू इन्फिनिटी रखूंगा तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो ये पूरा कितना बन जाएगा, 0। तो इधर ही एफ इन्फिनिटी इक्वल टू एफ इन्फिनिटी, मेरी इक्वेशन क्या होगी, फुलफिल होगी, सेटिस्फाइड करेगी। और इधर में अगर 0 रख दूं तो इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी, 1 बन जाएगी। यहाँ पर इन्फिनिटी से इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, f0 इक्वल टू f0। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, वैलिड आएगी। ये आपको पता होना चाहिए। तो ये इक्वेशन है। अगर मेरा स्विचिंग स्टेट t इक्वल टू 0 है तो कौन सा भी वोल्टेज या करंट रेस्पॉन्स क्या होता है, ये होता है। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। देखो स्विचिंग स्टेट अगर t इक्वल टू 0 है तो मेरे को बताओ t इक्वल टू 0 माइनस क्या होगा, ये होगा स्टेडी स्टेट। क्या होगा, स्टेट। मैं ओनली एक स्विच की बात कर रहा हूं, सर्किट के अंदर 2 स्विच भी हो सकते हैं, ये ध्यान में रखना। सर्किट के अंदर 2 स्विच होंगे तो वो मैं अलग से क्वेश्चन कराऊंगा। अभी मैं ये चल के रहा हूं सर्किट के अंदर ओनली एक स्विच है और वो ऑपरेट हो रहा है t इक्वल टू 0 पे। तो t इक्वल टू 0 माइनस पे सर्किट क्या होगा, स्टेडी स्टेट के अंदर होगा। किसके अंदर होगा, स्टेडी स्टेट के अंदर होगा। यहाँ पर अपन इंडक्टर को कर सकते हैं शॉर्ट सर्किट और कैपेसिटर को कर सकते हैं ओपन सर्किट। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। और स्विच ऑपरेट कब हो रहा है, t इक्वल टू 0 पे। तो मेरे को बताओ t इज 0 से लगाकर इंफिनिटी तक ये मेरा सर्किट है, ये किस में होगा, ये ट्रांजिएंट स्टेट में होगा। किस में होगा, ये ट्रांजिएंट स्टेट में होगा। आपको पता है ऐसे तो अगर मैं सोचूं प्रैक्टिकली तो सर्किट के 5 टाइम कांस्टेंट के बाद सर्किट किस में आ जाता है, स्टेडी स्टेट के अंदर आ जाता है।
नेटवर्क के अपन कंट्रोल में पढ़ते हैं, स्टेडी स्टेट डोमेन पढ़ते हैं, उसके पैरामीटर पढ़ते हैं, फिर अपन ट्रांजिएंट डोमेन पढ़ते हैं, फिर स्टेडी स्टेट डोमेन, वो सारे पढ़ते हैं। ट्रांजिएंट डोमेन के पैरामीटर पढ़ते हैं, स्टेडी स्टेट डोमेन के पैरामीटर पढ़ते हैं। वहां पर अपन कहते हैं कि 5 टाइम कांस्टेंट के बाद सर्किट स्टेडी स्टेट को अचीव कर लेता है। नेटवर्क के अंदर अगर अपन प्रैक्टिकली सोचे तो 5 टाइम कांस्टेंट के बाद कोई भी सर्किट हो वो स्टेडी स्टेट को अचीव कर लेता है। लेकिन अपन एज्यूम करेंगे कि सर्किट t इक्वल टू इंफिनिटी पर क्या आएगा, स्टेडी स्टेट को अचीव करेगा। क्या करेगा, स्टेडी स्टेट को अचीव करेगा। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। वैसे अगर आपको पूछे प्रैक्टिकली सर्किट कितने कितने टाइम के बाद स्टेडी स्टेट को अचीव कर लेगा, तो आप कहोगे 5 टाइम कांस्टेंट के बाद, यानी t इक्वल टू 5 टो पे सर्किट किस में रहेगा, स्टेडी स्टेट पीरियड में। वो स्टेडी स्टेट पीरियड क्या हो जाएगा, डाई आउट हो जाएगा, और सॉरी ट्रांजिएंट स्टेट क्या हो जाएगा, डाई आउट हो जाएगा, और स्टेडी स्टेट पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अपन अपन बात करेंगे थ्योरेटिकली 3 इक्वल टू इंफिनिटी पर ही सर्किट स्टेडी स्टेट को अचीव करेगा। यहां तक आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर स्विचिंग एक्शन t इक्वल टू 0 पे परफॉर्म हो रहा है तो t इक्वल टू 0 माइनस पे क्या होगा, मेरा स्टेडी स्टेट होगा। नेटवर्क के अंदर क्या होगा, स्टेडी स्टेट होगा, और स्टेडी स्टेट के अंदर इंडक्टर को शॉर्ट सर्किट कर सकते हैं और कैपेसिटर को ओपन सर्किट कर सकते हैं। ये बात होगी t इक्वल टू 0 की। और t इक्वल टू इंफिनिटी पे क्या होगा, वहां पर भी मेरा सर्किट स्टेडी स्टेट को अचीव करेगा। t इक्वल टू 0 पे मेरी स्टेडी स्टेट क्या होगी, डिस्टर्ब होगी, और t इक्वल टू इंफिनिटी पे सर्किट वापस क्या कर देगा, स्टेडी स्टेट को अचीव कर देगा। इधर भी मैं क्या कर सकता हूँ, इंडक्टर को शॉर्ट सर्किट कर सकता हूँ, कैपेसिटर को क्या कर सकता हूँ, ओपन ओपन सर्किट कर सकता हूँ। और ये मेरी क्या है, ट्रांजिएंट स्टेट है 0 से इंफिनिटी। अगर मैं प्रैक्टिकली बात करता हूं तो 0 से लगाकर 5 टो तक ही ट्रांजिएंट स्टेट रहती है। 5 टो के बाद में मेरी सर्किट क्या कर देगा, स्टेडी स्टेट को अचीव कर लेगा। ये बात तो प्रैक्टिकली बात है, लेकिन अपन थ्योरेटिकली बात करेंगे। थ्योरेटिकली मेरा नेटवर्क t इक्वल टू इंफिनिटी पर ही स्टेडी स्टेट को अचीव करेगा, और अपन को इसी से मतलब रखना है, इससे कुछ भी मतलब नहीं रखना है। ये कंट्रोल सिस्टम अपन का यूज होगा कि ट्रांजिएंट डोमेन के पैरामीटर कौन से हैं, स्टेडी स्टेट डोमेन के पैरामीटर कौन से हैं, कौन से टाइप पे डिपेंड करता है, कौन सा उसके मतलब ऑर्डर पे डिपेंड करते हैं पैरामीटर, वो सारी बात कंट्रोल में आएगी। यहाँ पर आपको यह ध्यान रखना है, t इक्वल टू इंफिनिटी पे क्या होगा, स्टेडी स्टेट होगा, 0 से इंफिनिटी क्या होगा, ट्रांजिएंट स्टेट होगा, और स्विचिंग एक्शन अगर 0 है तो 0 माइनस पे क्या होगा, स्टेडी स्टेट होगा। ये बात हो गई अपनी इस इक्वेशन की। ये देखो, अब यहाँ पर 0 माइनस की बात हो गई, इंफिनिटी की बात हो गई। 0 माइनस पे क्या होगा, स्टेडी स्टेट होगा, और इंफिनिटी पे क्या होगा, स्टेडी स्टेट होगा। अब मैं बात करूंगा, किसकी बात करूंगा, टाइम कांस्टेंट की बात कर रहा हूँ, हर टर्म की बात कर रहा हूँ। तो क्या होगा, एफ इंफिनिटी क्या होगा, एफ ऑफ 0 प्लस क्या होगा, उसकी भी अपन बात करेंगे, सारी बात करेंगे। अब अपन बात करते हैं टाइम कांस्टेंट की। किसकी बात करते हैं, टाइम कांस्टेंट की। टाइम कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, ये क्या होता है इसकी बात करते हैं। पहले है ना, फर्स्ट ऑर्डर आरसी सर्किट के लिए, कौन सा सर्किट, आरसी सर्किट के लिए आपको याद रखना है, इसका टाइम कांस्टेंट होता है आर थेवेनिन इंटू सी। और आरएल सर्किट के लिए टाइम कांस्टेंट होता है एल अपॉन आर थेवेनिन। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखनी है। आरसी सर्किट के लिए कौन सा एप्लीकेबल है और आरएल के लिए कौन सा है, ये ध्यान रखना है। आरसी सर्किट होगा तो उसका टाइम पीरियड होगा आर थेवेनिन इंटू सी। आर थेवेनिन मैंने बताया था पिछले अपने जब पढ़ी थी थ्योरम, तो आर थेवेनिन निकालते कैसे, अभी मैं और बात करूंगा। और आर एल क्या होगा, टो इक्वल टू एल अपॉन आर थेवेनिन होता है, ये होता है। आई होप ये दोनों इक्वेशन आपको पता होगी। और मतलब कभी कभी एग्जामिनर ऐसे पूछ रहा है एल अपॉन आर की यूनिट क्या होगी। एक बार क्वेश्चन आ रहा है एल अपॉन आर की यूनिट क्या होगी, एक क्वेश्चन आ रहा है आर सी की यूनिट क्या होगी। दोनों की यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है, क्योंकि दोनों क्या है, टाइम कांस्टेंट। ये भी क्या है, टाइम कांस्टेंट, ये भी क्या है, टाइम कांस्टेंट। इसकी यूनिट सेकंड, इसकी यूनिट सेकंड, तो इनकी भी यूनिट क्या होगी, सेकंड यूनिट होगी। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। देखो ये आर थेवेनिन क्या है, मेरे को ये बताओ। सी तो कुछ नहीं, इसके अंदर एक स्टोरेज एलिमेंट होगा, इफेक्टिव एक होगा, 2 या 3 कनेक्टेड है कैपेसिटर, उनका इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, वो यहाँ आएगा। इन इफेक्टिव जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस होगा फर्स्ट ऑर्डर सर्किट का, वो यहाँ आ जाएगा, और एल होगा वो यहाँ आ जाएगा। आर थेवेनिन क्या आ जाएगा, ये बताओ। मान लो कोई नेटवर्क है,
इसी की बात कर रहा हूँ ट्रांजिएंट नेटवर्क की। और ऐसा मेरा एक लगा हुआ है, इसके अंदर एक है ना कैपेसिटर होगा, फर्स्ट ऑर्डर है तो एक ही कैपेसिटर होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, सी होगी। ये मान लो मेरा आरसी सर्किट है, क्या है, इसके अंदर मान लो ऐसे स्विच भी लगा हुआ है, रजिस्टर भी कनेक्टेड है और मेरा डीसी सोर्सेस भी कनेक्टेड है। मैं पूरा नेटवर्क नहीं बना रहा हूँ, ये मेरा इधर मेरा स्विच भी है, रजिस्टर है, डीसी सोर्सेस हैं, जो मेरा एक कैपेसिटर होगा क्योंकि आरसी सर्किट है, फर्स्ट ऑर्डर आरसी सर्किट है। मैं उस कैपेसिटर को ऐसे अलग से बना दिया, क्या बना दिया, अलग से बना दिया। अब मेरे को बताओ आर थेवेनिन क्या होगा। जब आर थेवेनिन निकालोगे, मान लो ये टर्मिनल मेरा पी है, ये टर्मिनल क्यू है, तो मेरे को पता सी की वैल्यू तो क्या होगी, ये सी की वैल्यू इधर पुट कर दूंगा। आर थेवेनिन क्या होगा, अब इस सी को हटा देना है, क्या, इस सी को हटा देना है और इस सी से यहां से सीन क्या हुआ। जब यहां से आप सीन करोगे ना, तो सबसे पहले इसके अंदर जो भी इंडिपेंडेंट सोर्सेस है, कौन से सोर्सेस हैं, इंडिपेंडेंट सोर्सेस, इनको आपको क्या करना पड़ेगा, डीएक्टिव करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डीएक्टिव। मतलब जो भी इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है उसको आपको करना पड़ेगा शॉर्ट सर्किट, और इसके अंदर कोई भी इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है तो उसको आपको ओपन सर्किट करना पड़ेगा, और डिपेंडेंट सोर्सेज को छूना भी नहीं है। आई होप यहां तक आपको आर थेवेनिन तो निकालना आता ही है। आर थेवेनिन में अपन क्या करते हैं, सर्किट के अंदर जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्सेस हैं उनको इनएक्टिव करते हैं। इनएक्टिव करते हैं मतलब डीएक्टिव करते हैं। डीएक्टिव मतलब इंडक्टर अपन क्या करते हैं, वोल्टेज सोर्स, आइडियल मतलब वोल्टेज सोर्स को अपन करते हैं शॉर्ट सर्किट, और इंडिपेंडेंट करंट जो भी करंट सोर्स है उसको करते हैं ओपन सर्किट। और फिर यहां से अपन क्या निकालते हैं, आर इक्विवेलेंट निकालते हैं। और आर इक्विवेलेंट की अब मैंने बताया था, आर इक्विवेलेंट पढ़ाया था, तो दो केस बनते हैं। अगर इसके अंदर कोई डिपेंडेंट सोर्स अगर नहीं है तो अपन कुछ नहीं, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन से आर इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। यहां से देखा होगा आर थेवेनिन होगा। लेकिन अगर इसके अंदर अगर डिपेंडेंट सोर्स हो गया तो यहाँ अगर एक अपन है ना वीएस की बैटरी एज्यूम करेंगे और उससे आईएस करंट फ्लो कराएंगे, और वीएस अपॉन आईएस का रेशियो किसके इक्वल होगा, आर थेवेनिन के इक्वल होगा। ये आर थेवेनिन मैंने निकालना थ्योरम के अंदर बहुत डिटेल से समझाया था, और ये आई होप आपको आर थेवेनिन निकालना आ गया होगा। यानी कैपेसिटर से सीन क्या हुआ, कैपेसिटर टर्मिनल के अक्रॉस सीन क्या गया, सर्किट का इंपीडेंस क्या होगा, आर थेवेनिन होगा। और अब यहाँ अगर इंडक्टर होगा, इंडक्टर को हटा के इंडक्टर से अगर मैं सीन करूंगा सर्किट का, आर थेवेनिन अगर मैं निकालूंगा ना, तो उस आर थेवेनिन की वैल्यू ये हो जाएगी। जैसे मैं अगर यहाँ पर और बात करता हूँ इंडक्टर के केस में, अगर मैं करूँ बात, तो कुछ नहीं, ये मान लो मेरा नेटवर्क था, इस नेटवर्क के अंदर क्या है, मैं बता नहीं रहा हूँ, स्विच भी हैं और क्या रजिस्टर हैं वो बहुत सारे, और ऐसे मान लो मेरा इंडक्टर, ये मेरा कौन सा हो गया, आरएल नेटवर्क हो गया। एल की वैल्यू तो ये आ जाएगी एल की जगह। अब आर कैसे, आर इधर से सीन करूंगा, कहां से, एल के एक्रॉस अगर मैं सीन करूंगा, नेटवर्क के अंदर झाकूंगा ना, तो मेरे को जितना दिखेगा ना वो आर थेवेनिन। आर थेवेनिन क्यों बोलते हैं, आर इक्विवेलेंट क्यों नहीं बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर के जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्सेस है ना, उनको अपन क्या करते हैं, डीएक्टिव करते हैं। अगर इंडिपेंडेंट सोर्सेज को डीएक्टिव नहीं करूंगा तो अपन किसी सर्किट का आर थेवेनिन निकाल भी नहीं सकते। आप निकाल के देखना, अगर सर्किट के अंदर एक भी इंडिपेंडेंट सोर्स हो गया तो आप कभी भी आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। तो आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए आपको सर्किट के अंदर जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं इनको आपको हटाना पड़ेगा, मतलब वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करना पड़ेगा और करंट सोर्स को ओपन सर्किट करना पड़ेगा। फिर आप आर इक्विवेलेंट जो फिर आपको जितना आर इक्विवेलेंट सीन होगा ना, वो आर थेवेनिन के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, आर थेवेनिन के इक्वल होगा। आई होप आपको टाइम कांस्टेंट में आप कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया इसका टाइम कांस्टेंट। अब मैं बात करता हूं t इक्वल टू 0 प्लस पे, किसमें, t इक्वल टू 0 प्लस पे। t इक्वल टू 0 प्लस में मैं अगर सर्किट को बनाऊंगा ना, तो मेरा इंडक्टर एक है ना करंट सोर्स से रिप्लेस होगा। किससे रिप्लेस होगा, हमेशा ध्यान रखना, इंडक्टर एक करंट सोर्स से रिप्लेस होगा, और मेरा कैपेसिटर एक वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस होगा। किससे रिप्लेस होगा, वोल्टेज सोर्स। ये ध्यान रखना, t इक्वल टू 0 प्लस पे मैं जब सर्किट बनाऊंगा, इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊंगा, t इक्वल टू 0 माइनस पे बनाएंगे, 0 प्लस पे भी बनाएंगे, इंफिनिटी पे भी बनाएंगे, तो वो हमेशा किसके इक्वल होगा। और मेरा ये मतलब t इक्वल टू 0 प्लस पे एल किससे रिप्लेस होगा, करंट सोर्स से रिप्लेस होगा, और कैपेसिटर किससे रिप्लेस होगा, वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस होगा। देखो, अगर अगर मान लो t इक्वल टू
मैंने t इक्वल टू 0 माइनस पे सर्किट बनाया, मान लो t इक्वल टू 0 माइनस पे सर्किट का इक्विवेलेंट मान लो कुछ ऐसा है। t इक्वल टू 0 माइनस पे आपको मान लो आरसी सर्किट की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, आरसी सर्किट की। तो आपको पता है t इक्वल टू 0 माइनस पे क्या होता है, स्टेडी स्टेट होता है। क्या होता है, स्टेडी स्टेट होता है। और इस दौरान यहाँ पर मान लो मेरा कैपेसिटर लगा हुआ था, तो पता है स्टेडी स्टेट के अंदर कैपेसिटर क्या होता है, ओपन सर्किट होता है या नहीं होता है, बिल्कुल ओपन सर्किट होता है। ओपन सर्किट होता है या नहीं होता, बिल्कुल होता है। ये मैं अगर बात कर रहा हूँ t इक्वल टू 0 माइनस पी, और यहाँ पर मान लो ऐसे कैपेसिटर था, पहले कैसे था, मान लो ऐसे कैपेसिटर था, वो t इक्वल टू 0 माइनस पे क्या होगा, स्टेडी स्टेट में होगा, तो ओपन सर्किट होगा, बिल्कुल होगा। तो आपने इसके अक्रॉस मान लिया, आपने वोल्टेज कैलकुलेट किया, वीसी ऑफ 0 माइनस पे कितना आ गया, मान लो 2 वोल्ट आ गया। कितना आ गया, 2 वोल्ट। देखो t इक्वल टू 0 माइनस पे सर्किट में क्या होगी, सर्किट किस में होगा, स्टेडी स्टेट के अंदर होगा। स्टेडी स्टेट में मान लो ये आरसी सर्किट है, तो स्टेडी स्टेट के अंदर कैपेसिटर ऐसे लगा हुआ है, मान लो कैपेसिटर क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट। और आपने ओपन सर्किट वोल्टेज आपने मान लो कैलकुलेट किया, तो ये प्लस पोलरिटी, ये नेगेटिव, और वीसी 0 माइनस 2 वोल्ट आ गया। कितना आ गया, 2 वोल्ट आ गया। तो मेरे को बताओ t इक्वल टू 0 प्लस पे सर्किट को मैं जब बनाऊंगा इक्विवेलेंट सर्किट, तो ये मेरा मान लो नेटवर्क के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस होंगे, लेकिन वो मैं आगे बताऊंगा। इसकी बात करूंगा मान कैपेसिटर की, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, प्लस पोलरिटी ऊपर है तो प्लस माइनस, और ये 2 वोल्ट से रिप्लेस होगा। किससे रिप्लेस होगा, 2 वोल्ट से। t इक्वल टू 0 प्लस पे, t इक्वल टू 0 प्लस पे मेरा एक कोई भी हम कैपेसिटर एक वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस होता है। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब मैं बात कर रहा हूँ, ये मेरा मान लो कोई नेटवर्क है, मैं पहले बात कर रहा हूँ t इक्वल टू 0 माइनस की। t इक्वल टू 0 माइनस मतलब स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट मान लो ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ, किसकी, आरएल नेटवर्क की। तो मेरे को बताओ इंडक्टर क्या होगा इस दौरान, इस शॉर्ट सर्किट। ये मान लो मेरा इंडक्टर ऐसा कनेक्टेड था पहले, कुछ ऐसा, तो ये इंडक्टर क्या हो जाएगा, ऐसे ही तो होगा, शॉर्ट ही तो होगा, बिल्कुल शॉर्ट होगा। आपने मान लो t इक्वल टू 0 माइनस शॉर्ट सर्किट करंट मान लो आपने कैलकुलेट की, और IL 0 माइनस की वैल्यू मान लो आपको मिल गई 2 एम्पियर मिल गई। क्या मिल गई, 2 एम्पियर। तो मेरे को बताओ t इक्वल टू 0 प्लस पे इंडक्टर किससे रिप्लेस होता है, एक करंट सोर्स से रिप्लेस होता है। किससे रिप्लेस होता है, एक करंट सोर्स। ये करंट सोर्स हो गया, इससे रिप्लेस हो गया। और इसकी करंट सोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 एम्पियर। कितनी हो जाएगी, 2 एम्पियर। क्यों होगी, ये करंट सोर्स से क्यों रिप्लेस होता है, क्योंकि आई एल ऑफ 0 प्लस इक्वल टू क्या होता है, आई एल ऑफ 0 माइनस। यहां पर ये वोल्टेज सोर्स से क्यों रिप्लेस हुआ, क्योंकि Vc ऑफ 0 प्लस किसके इक्वल होता है, Vc ऑफ 0 माइनस। तो अभी भी कितना, 2 वोल्ट रहेगा। पहले 2 था, तो अभी वो 2 वोल्ट के बैटरी से रिप्लेस हो जाएगा, और यहाँ पर एक 2 एम्पियर के करंट सोर्स से रिप्लेस हो जाएगा। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, और t इक्वल टू 0 माइनस पे कैसे सर्किट किस किस में होता है। t इक्वल टू 0 प्लस पे होगा तो मेरा ट्रांजिएंट स्टेट में, यहां से ट्रांजिएंट स्टेट स्टार्ट हो जाएगी, ये ट्रांजिएंट स्टेट के अंदर होगा। लेकिन इस दौरान अपन इसको, आपको अगर पूछे t इक्वल टू 0.1 पे क्या होगा, तो 1 पे अपन इसको है ना करंट सोर्स से नहीं रिप्लेस कर सकते, ओनली एक इंस्टेंट पे 0 प्लस पे, किस पे, 0 से थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू पर ही अपन इसको एक करंट सोर्स से रिप्लेस कर सकते हैं। अगर पूछे t इक्वल टू 0.1 पे क्या होगा, तो 1 पे ये करंट सोर्स से नहीं होगा, फिर ट्रांजिएंट स्टेट आ जाएगी, फिर उसके अंदर करंट में चेंजेस आने लग जाएंगे, फिर वो एक कांस्टेंट करंट की तरह नहीं होगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। और अगर आपको समझ में कुछ कम आया हो, तो अभी जब अपन क्वेश्चन करेंगे ना, तो सारे सारे कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे। इस इसका आप ये बेसिक सीख लो, और इसके अंदर भी अगर आपको कुछ डाउट लगे, तो अपन 5 to 6 क्वेश्चन करें, अपन सारे क्वेश्चन करेंगे, एसी के करेंगे, इलेक्ट्रिकल के करेंगे, आईएन के करेंगे, तो आपके सारे कंसेप्ट एक एक दिमाग में क्लियर हो जाएंगे। अब मैं ले रहा हूं केस नंबर 2। ये कोई जरूरी है नहीं स्विचिंग इंस्टेंट t इक्वल टू 0 ही हो। मैं बात कर रहा हूं स्विचिंग इंस्टेंट अगर t इक्वल टू टी नोट आ जाए, एंड मैं कोई भी ले लिया, रैंडम इंस्टेंट ले लिया, टी इक्वल टू टी नोट ले लिया, तो इस टाइम मेरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, इस टाइम अपनी इक्वेशन होगी एफ ऑफ टी इक्वल टू एफ ऑफ इंफिनिटी प्लस एफ ऑफ टी नोट प्लस माइनस एफ ऑफ इंफिनिटी e की पावर माइनस
टी माइनस टी नॉट अपॉन 2 फॉर टी इज ग्रेटर देन टी नॉट के लिए इक्वेशन। अब ये इक्वेशन ऐसे बन जाएगी, अगर स्विचिंग इंस्टेंट टी इक्वल टू जीरो, आपको है ना 90% तो टी इक्वल टू जीरो ही देगा एग्जामिनर स्विचिंग इंस्टेंट, लेकिन कभी टी इक्वल टू टी नॉट दे दे तो कुछ भी रहेगा, ये तो सेम रहेगा। यहाँ पर है ना टी की जगह जीरो की जगह टी नॉट दे दिया तो यहाँ क्या आ जाएगा, टी नॉट प्लस आ जाएगा, और यहाँ टी की जगह टी माइनस टी नॉट से आपको रिप्लेस कर देना है, वो का वो सेम रहेगा टू। और ये वो सारे के सारे टर्म जैसे अपन ने जीरो पे बात की थी वो की वो बातें अब अपन करेंगे टी नोट पे। यहां पर मेरे को बताओ टी नोट माइनस पे क्या होगा, सर्किट सर्किट स्टेडी स्टेट के अंदर होगा, किसमें होगा, स्टेडी स्टेट में होगा। और टी इक्वल टू इंफिनिटी पे सर्किट किसमें होगा, स्टेडी स्टेट में होगा। और टी इज ग्रेटर देन टी नोट लेस देन इंफिनिटी पे सर्किट सर्किट किसमें होगा, यहाँ पर मेरा ट्रांजिएंट स्टेट में होगा, किसमें होगा, ट्रांजिएंट स्टेट में होगा। यहाँ स्टेट में होगा, यहाँ मेरा स्टेडी स्टेट में होगा, यहाँ इंडक्टर को शॉर्ट सर्किट कैपेसिटर को ओपन सर्किट कर सकता हूँ। तो आई होप आपको ट्रांजिएंट इक्वेशन समझ में आई होगी। अगर ये इक्वेशन समझ में आ गई होगी तो मैं सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बनाया जो इस इक्वेशन से बाहर है, सारे क्वेश्चन। वो कुछ सेकंड ऑर्डर आ जाएगा जिसके अंदर अगर आपको आपके पास सेकंड ऑर्डर का मान लो आपके सामने नेटवर्क आ जाए फिर तो ट्रांजिएंट इक्वेशन यूज होगी नहीं। ट्रांजिएंट इक्वेशन ओनली फर्स्ट ऑर्डर आरएल या आरसी सर्किट के लिए यूज होती है। सेकंड ऑर्डर के लिए अपन लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूज करते हैं, वो क्वेश्चन अपन बाद में करेंगे। लेकिन अपनी ट्रांजिएंट से जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना 95% क्वेश्चन, कितने 95% क्वेश्चन इस इक्वेशन से बनते हैं, और 5% में ही अपन को लाप्लास यूज करना पड़ता है, वो अपन बात सबसे लास्ट में करेंगे। अभी आपको इस इक्वेशन पे, ये इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, बस याद कर लो। अगर आपको टर्म अगर मतलब नहीं पता है तो वो अपन जब क्वेश्चन करेंगे ना, आप अगर 5 to 6 क्वेश्चन कर लोगे ना अलग अलग वेराइटी के, तो सारे टर्म आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। बस ये एक इक्वेशन रट लो और एक क्वेश्चन फिक्स है, 2 नंबर पक्के हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, तो थैंक यू सो मच।